बुला लो भाई, सबको ऑनलाइन बुला लो यार। चलो भाई अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसे छोड़ दो बस। हेलो, इतना काफी है, जितना कर दिया है बेटा, सबमिट करा दो बस। हाँ जी, हो गया सबका भाई, कर लिया सबने, स्टार्ट करें। सर बेटा अस्सलाम वालेकुम।
सर मैं ये पूछना चाह रही थी, थोड़ा सीसी से हट के सवाल है कि हमारा जो एफआईपी है उसकी जो एवेल्युएशन हो रही है उसमें हमें कहा गया है कि हमें जो जूरी मेंबर्स हैं उनको अपना वो सेंड करना है। तो सर हमें क्या अपना प्रोजेक्ट सेंड करना है उनको या रिपोर्ट्स वगैरह सेंड वगैरह करनी सेंड है? कर दो। थोड़ा सा ये बता दें मुझे। प्रोजेक्ट तो अभी फिलहाल सेंड ना करो, जो रिपोर्ट्स वगैरह है ना कि वो सेंड कर दो। मतलब मेरी जैसे मेरी जो जूरी है उसमें आप भी हेड है मेरे ख्याल से, आप जूरी नंबर 2 में आप है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो है वो आपको उसी दिन सेंड करूंगी या पहले मुझे सेंड करना होगा? पहले कर दो ना, जैसे कल है तो आज पहले कर कर दो। ठीक है, एक दिन पहले कर दूं। ठीक है सर, थैंक यू। जब वो आपका जो है वो रीड कर लिया जाए और फिर उसके हिसाब से जो है रिलेशन हो जाए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, हो गया सबका कंप्लीट हो गया, आगे चलें कंटिन्यू करें। जी। चलो बहरहाल अब सबने सबमिट करा दिया होगा मेरा ख्याल में, और अब हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो हम काम कर रहे थे स्कैनर का ना। शुरू में अगर आपको याद हो तो लेक्सिकल एनालाइजर देखा था हमने, और उसके बाद हमने स्कैनर वाली बात की थी कि स्कैनर हमारा क्या काम करता है। अब जो हमारे पास थर्ड है हमारा टॉपिक, उसे हम बोलते हैं स्कैनर। ठीक है जी, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे स्कैनर के थ्रू कि स्कैनर हमारे पास क्या होता है और स्कैनर किस तरीके से काम करता है। मेरे ख्याल में हमारी पहले भी थोड़ी बहुत डिस्कशन स्कैनर के ऊपर हो चुकी है कि स्कैनर का क्या काम होता है, और शुरू की क्लास में हमने थोड़ा सा जो है वो आई थिंक इसको डिस्कस भी किया था स्कैनर को, कि स्कैनर किस पोर्शन के ऊपर जाके किस लेवल के ऊपर जाके स्कैनर के पास हमारे पास काम आता है, और फिर स्कैनर अपना काम और फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है जी, याद है थोड़ा सा? अगर ये तो मुझे बता दो, वरना मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर कुछ नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आएगा, मैं आपको शेयर करा रहा हूँ स्क्रीन पर। अच्छा जी, तो पार्सल के ऊपर आ जाते हैं, और पार्सल के ऊपर आगे हम अपनी डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पार्सल जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास टॉप डाउन पार्सल, और एक होता है हमारे पास बॉटम अप पार्सल। ठीक है ना, तो ये दो तरीके के पार्सल हमारे पास होते हैं, इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आपको। टॉप डाउन पार्सल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेब ट्रैकिंग, और दूसरा हमारे पास होता है विदाउट बैक। अच्छा, विद बैक ट्रैकिंग के अंदर जो हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम, उसको हम बोलते हैं फोर्स एल्गोरिथम। और विदाउट बैक ट्रैकिंग में जो हम यूज़ करते हैं, विदाउट बैक ट्रैकिंग के अंदर उसको हम बोलते हैं रिसेंट। ठीक है जी, रिकर्सिव डिसेंट हो गई, रिकर्सिव
ठीक है जी। अच्छा, ये दो इसकी वैल्यूज हो गई मैंने कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास अगर मैं एंड में आपके पास चला जाऊं तो जो नॉन रिकर्सिव है इसको हम LL1 भी कहते हैं, ठीक है ना, जो अभी हम बेसिकली पढ़ने के लिए जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका टॉप डाउन पार्सर। इसके अलावा हमारे पास होता है बॉटम इसके अंदर होता है हमारे पास जो इसकी टाइप्स होती है, एक होता है ऑपरेटर, प्रेसिडेंस, और दूसरा हमारे पास कहलाता है LR। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। ये सब अभी हमने पढ़ना है ना। LR0, SLR1 और CLR1 एंड LALR। ठीक है जी। तो ये आप एक तरीके से समझ लें कि ये हमारी कुछ हमने इसको ड्राइव कर लिया एक तरीके से और इसको लिख दिया है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। पार्सर की दो टाइप्स होती हैं, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। और टॉप डाउन के अंदर दो चीज़ होती हैं, विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग। अगर आपको याद होगा विद बैक ट्रैकिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग जब हम लास्ट वाला एग्जाम्पल कर रहे थे किसकी, लेफ्ट फैक्टरिंग की, तो उसके अंदर हमने बैक ट्रैकिंग वाली बात की थी। तो ये वही वाली बैक ट्रैकिंग है हमारे पास, क्योंकि वो विदाउट बैक ट्रैकिंग था, हमने उसको विदाउट बैक ट्रैकिंग बनाया था। तो ये वही है। बाकी कुछ बैक ट्रैकिंग वाले एल्गोरिथम होते हैं, लाइक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम होता है जिसके ऊपर बैक ट्रैकिंग होती थी, बार बार सेम प्रोसेस आपके पास चलता रहता है। ठीक है जी। अच्छा, आप थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पार्सर आपके पास क्या था। अच्छा जी, क्या था पार्सर का रोल, कोई बताएगा? हमने डिस्कशन की थी शुरू में। चलो मैं लिख देता हूँ। पार्सर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करता है। ठीक है जी। अब ये क्या है स्ट्रक्चर, बेसिकली क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि कोई भी चीज़ हो तो हमें उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर होता है। और हम स्ट्रक्चर को बेसिकली आप वेरीफाई किस तरीके से करते हैं कि हर चीज़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ गाड़ी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी बॉडी, उसका स्टीयरिंग, उसके पैडल, उसके व्हील्स, उसका इंजन, उसका गियर, उसकी हेडलाइट, उसकी बैकलाइट, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, और ये सारे कंपोनेंट जो है वो आपस में एक तरीके से जो है वो कनेक्टेड हैं, जो बेसिकली आपस में कनेक्टेड इस तरीके से कि एक दूसरे के वो काम आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और उनकी अपनी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, हर कंपोनेंट की स्पेसिफिक जगह है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूँ कि जी जनाब हेडलाइट को उठा के मैं रूफ के ऊपर लगा दूँ तो ऑब्वियसली वो उसका जगह नहीं होगी और वो सही ऑब्वियसली काम नहीं करेगी। ठीक है जी। इसी तरीके से आदमी की बॉडी है, पर्सन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है, इसके ऊपर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके पास लगे हुए हैं। आंखें हो गए, सर हो गया, हाथ हो गए, फिंगर्स हो गए। ठीक है ना। ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं आपके, ये सारे कंपोनेंट्स हैं और सारे एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है कि सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो बेसिकली अब हम क्या करते हैं, अब ये तो आपके पास हो गया स्ट्रक्चर। अब ये जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ग्रामर, हम देखते हैं तो इसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है।
या स्ट्रक्चर की जनरल इम्प्लीमेंटेशन जो हम करते हैं वो कैसे लिखते हैं। लेट सपोज मैं आपको बोलूँ, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, ठीक है जी, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रेडिकेट, और फिर उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली हमारे पास एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, तो प्रेडिकेट में सबसे पहले क्या चीज़ आती है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, जो कि ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आपके पास लग रहा हो। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, वर्ब लिख देते हैं, जो कि ऑप्शनल आपके पास नहीं होता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, प्रीपोजिशन वगैरह आप यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और फिर ये भी ऑप्शनली होता है नॉर्मली, कोई आर्टिकल या ऑब्जेक्ट वगैरह जो आप लिखना चाहें, आर्टिकल। और फाइनली उसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखो जी, अब हुआ क्या, ये एक स्ट्रक्चर बन गया आपके पास ना। इसको ज़रा छोटा कर दे थोड़ा सा, ठीक है जी। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, और हमने बोला कि भाई ये स्ट्रक्चर इस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, हर कंपोनेंट की अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक खास लोकेशन है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है जी। वर्ब से पहले है, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद है, और प्रीपोजिशन से पहले है। ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल आपके पास प्रीपोजिशन आर्टिकल के बाद है ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किसी ग्रामर के थ्रू। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके पास। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ये देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप आती है, स्पेस आता है, वेरिएबल आता है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। टर्मिनेटर आ सकता है, ठीक है जी, और कोई इक्वल टू करके वैल्यू आ सकती है, यानी कि असाइनमेंट हो सकती है आपके पास, या कोई वेरिएबल आपका आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया, लेट सपोज हम इसको यूं भी लिख सकते हैं इंटीजर ए, या हम इसको ले सकते हैं इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी टर्मिनेटर। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं इंटीजर ए इक्वल टू 4, ठीक है जी। उसके अलावा इंटीजर ए इक्वल टू डब्ल्यू, ये हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये शुरू की जो चीज़ें लिखी हैं अगर आप गौर से देखें, इसमें सबसे पहला वाला सही लिखा है, दूसरा सही लिखा है, तीसरे के अंदर असाइनमेंट करा दी सही लिखी है, चौथा इंटीजर यानी कि डेटा टाइप, स्पेस, कोई वेरिएबल, और फिर उसके बाद कोई आपने असाइनमेंट करा दी। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। हमें पता है कि इसके अंदर क्या गलती है, कंपाइलर के मजीद जो आने वाले फेजेस हैं उनके लिए एरर हैं, लेकिन वैसे इसके अंदर पार्सर के लिए एरर नहीं है। पार्सर इसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपके पास ये डेटा टाइप, कोई वेरिएबल और असाइनमेंट हो रही है। हाँ, आगे जाके कोई ना कोई जो है वो एरर दे देगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल
मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज चलो जी, ये दिया मैंने। मसला नजर आ रहा है इसमें, सबको नजर आ रहा होगा, लेकिन पार्सर के लिए कोई मसला नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट कोई आपके पास आ गया। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन गलती हमें पता है कि जब कंपाइलर पार्सर से आगे निकल के जाएगा आपके पास, तो वहाँ पे जाके इसको पार्सर के बाद वहाँ पे जाके इसको एरर जनरेट होगा। अलबत्ता यहाँ पे इसको कोई एरर जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे कोई एरर आपके पास जनरेट नहीं होगा। अगर हम इसको ये लिख दें, ठीक है जी, अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आउट हो चुका है, कंपोनेंट्स अपनी जगह के ऊपर नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो एरर जो है वो थ्रू कर देगा और आपको बोल देगा कि भाई ये एग्जीक्यूट नहीं है, ठीक है जी। पार्सर भी यहाँ पे एरर दे देगा। अगर लेक्सिकल एनालाइजर होता तो एरर नहीं देता, लेकिन पार्सर के ऊपर आ चुके हैं हम, तो पार्सर यहाँ पे आके अब एरर दे देगा और बोलेगा कि भाई मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम इसको ये कर दें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इंटीजर 2 इक्वल टू, अब ये आपको एरर दे देगा, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर आउट हो गया इसका। अब इसके अंदर जो है आपके पास एरर आ जाएगा और इश्यूज जो है वो खड़े हो जाएंगे कि भाई ये आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है जी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो वो आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। अच्छा जी, अब हम मूव होते हैं थोड़ा सा आगे और स्ट्रक्चर के ऊपर, या इन शॉर्ट आप LL1 को कह लें कि LL1 को हम किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हम देखते हैं। अब कुछ पुरानी ऑटोमेटा की चीज़ें भी देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपने स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना है, तो हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो स्ट्रक्चर को वेरीफाई करेगी। ऑटोमेटा में आप लोग पढ़ के आ रहे हो, ये चीज़ ज़रा मुझे थोड़ा सा बताओगे कि अगर मुझे किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे हेल्प आउट करेगी। ऑटोमेटा में पढ़ के आए हो आप लोग, ये जरा आपको बताएगा। ग्रामर। हाँ जी, और कोई? ठीक है, और कोई? किसी चीज के, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर को वैलिडेट करना है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके स्ट्रक्चर को वेरीफाई करेगी। ऑटोमेटा सर, वही मतलब ग्रामर ही हो गई ना इसकी, जो रूल आपने दिए होंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि वो हमारा कॉन्टेक्स्ट, जो सबने यही बताया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है हमारे पास, उस चीज के स्ट्रक्चर को जो है वो वैलिडेट करेगी और वेरीफाई करेगी, ठीक है जी। तो हम इन शॉर्ट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को CFG से, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री हमारे पास ग्रामर होती है, उससे हम वेरीफाई कराते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, या ये वाला सही है या गलत है, या ये वाला सही है या गलत है। अब हमें बेसिकली पता इस तरीके से चला कि इसके थ्रू हमें पता चला, ठीक है जी। अब जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, उनके सेंटेंसेस कहाँ डिफाइन होते हैं, ऑब्वियसली वो ग्रामर के अंदर डिफाइन है। इंग्लिश की अपनी अलग ग्रामर है, जो लैंग्वेज होती है ना, देखो उस लैंग्वेज की ग्रामर ज़रूर होती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि
आपको मैं बोलूँ कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बिल्कुल लैंग्वेज है, इसकी कोई ना कोई ग्रामर होगी। उर्दू एक लैंग्वेज है, यस लैंग्वेज है, कोई ना कोई ग्रामर होगी। अरबिक एक लैंग्वेज है, यस इसकी कोई ना कोई ग्रामर होगी। अगर मैं आपको बोलूँ पंजाबी एक लैंग्वेज है, कोई बताएगा क्या पंजाबी एक लैंग्वेज है? जिस तरह हमने बोला कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, फारसी अरबिक एक लैंग्वेज है, क्या पंजाबी एक लैंग्वेज है? सर पंजाब हैं? अरे मुआविया होता है। आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। देखो अभी जो हमने पढ़ा है ना, जो हमने डिस्कशन की है, उसके हिसाब से क्या पंजाबी एक लैंग्वेज है? नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं, कचरा है। क्यों? यस सर, भाई सही बोल रहा है मुआविया। क्यों? कोई ग्रामर नहीं है ना। उसकी ग्रामर नहीं है, जिसकी देखो सुनो, जिसकी अलिफ, जिसकी अलिफ बा पा ता सा ए बी सी डी ई एफ जी एच मौजूद हो, तो वो आपके पास लैंग्वेज है। उसके अपने कुछ रूल्स होंगे। जिसके अपने अलिफ बा पा या मौजूद ना हो, ए बी सी मौजूद ना हो, तो उसकी आपके पास ग्रामर भी मौजूद नहीं होगी। ठीक है जी। जैसे इंग्लिश के आपके पास ABCD मौजूद है, और उसके आपके पास सारी चीजें जो है नेगेटिव, इंटरोगेटिव, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, एक्टिव, पैसिव, बहुत सारी चीजें जो है मौजूद है। इसी तरह आप जिसने अरबी पढ़ी होगी तो अरबी का भी उसको आइडिया होगा कि यार इसमें ये सारी चीजें मौजूद होती है, और उर्दू के अंदर भी इनफैक्ट ये सारी चीजें मौजूद होती है। ठीक है जी। तो इसी तरह पंजाबी के अंदर ये सारी चीजें, इसकी अपनी अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, वो उर्दू के सेंटेंसेस को मिला के ही हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ग्रामर से ही पता चलता है। तो हर चीज ग्रामर के अंदर जो है वो डिफाइंड होती है। अब हम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं वो CFG के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा हाँ भाई ये सही है या ये गलत है, या ये गलत है या ये भी गलत है। तो ये हम बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चर के थ्रू जो है बेसिकली हम देखते हैं, और उसके थ्रू जो है वो वेरीफाई कराते हैं कि CFG के जरिए आपने कौन सी इम्प्लीमेंटेशन जो है करनी है। ठीक है जी। अब क्या मतलब हुआ आपका कि हम बेसिकली कंपाइलर पार्सर को हम क्या इनपुट कर रहे होंगे? पार्सर को क्या इनपुट करेंगे हम? कोई बता सकते हैं? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पार्सर को हम क्या इनपुट करेंगे? पार्सर को हम दो चीजें इनपुट करेंगे, एक इनपुट करेंगे पार्सर को हम ग्रामर इनपुट करेंगे। ठीक है ना? पार्सर को हम लिख देते हैं यहाँ पे, पार्सर को हम इनपुट करेंगे ग्रामर। अच्छा, अब ये ग्रामर जो है आपने इनपुट करनी है, और हर चीज़ की जो है वो अपनी अलग ग्रामर होती है। एक्टिव पैसिव की, एरे की, इसी तरह फॉर के लूप की, इफ की कंडीशन की, वाइल के लूप की, ये सारे के सारे जो है इसकी अपनी कोई ना कोई आपके पास ग्रामर मौजूद होती है, और आप जो है फिर उसको इम्प्लीमेंट उसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये बेसिकली LL1 की कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे आके डिस्कस की कि किस तरीके से हम इसको बेसिकली जो है LL1 को जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए बेसिक चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है हमने यकीनन इसके अंदर देखी होंगी, पहले से डिस्कस की होंगी, तो हम उसको जो है वो छोड़ देंगे, और जो बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं की होंगी हमने, हम उसको लेके चलेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ सबसे पहले वर्ड किसको कहते हैं? वर्ड, व्हाट इज वर्ड? जनाब, जनरल डेफिनेशन। लफ्ज को कहते हैं। ठीक है जी। और कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ठीक है। अच्छा, कोई एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें हमारी कंडीशन या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो। हम अगर वर्ड्स भी कर दें इसको कि बहुत सारे वर्ड्स को मिलके जो एक सेंटेंस बनता है, कोई ऐसी स्ट्रिंग जिससे, और नॉर्मली हम स्ट्रिंग क्या करते थे, जो लास्ट टाइम हमने ग्रामर देखी थी उसके अंदर LMD RMD वगैरह बनाया या पार्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है,
या फिर हमने जो है उसका पार्स ट्री बना के जो है उसकी एलिमिनेशन देखी है किस चीज़ की, उसको जो है लेफ्ट रिकर्सिव ख़त्म करके राइट रिकर्सिव बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली स्ट्रिंग के ऊपर कर रहे हुआ करते थे। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें हमारी कंडीशन या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ऐसी स्ट्रिंग को जो है नॉर्मली हम अपने पास ग्रामर के अंदर जो है, या जो आप इन शॉर्ट CFG कहते हैं, CFG के बाद जो स्ट्रिंग होती है उसको हम नॉर्मली वर्ड कह रहे होते हैं। वहाँ पे हम स्ट्रिंग कह रहे होते हैं, लेकिन होती है बेसिकली क्या है, वो वर्ड होता है। ठीक है जी। और आप ये यानी कह सर सकते हैं, मीनिंगफुल। जी बिल्कुल मीनिंगफुल, कोई ना कोई जिससे कोई ना कोई आपके पास मीनिंग हो, जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो आपकी। अब रिक्वायरमेंट मेरी क्या है कि भाई यूजर ने इनपुट कर दी कोई स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये कि मैं कुछ इनपुट करके ग्रामर के ऊपर कुछ लेके आऊंगा। इट मीन्स कि मेरी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही है, मैं अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, वर्ड जो है वो मीनिंगफुल होगा, और जब स्ट्रिंग जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल हो। ठीक है जी। वर्ड जो है आपके पास वो मीनिंगफुल होता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास वर्ड को वेरीफाई करने से मुराद वो क्या क्या चीज़ें हैं, वर्ड की स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करना और वर्ड को वैलिडेट करना। स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है आपके पास, के पैटर्न भी हो सकते हैं, या वर्ड की रिक्वायरमेंट या कंडीशन भी आपके पास कोई हो सकती है। ठीक है जी। तो नॉर्मली हम वर्ड को जो है वो इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जो हमने पहले उसके अंदर भी देखी थी, अगर आपको याद हो पहले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने बुक की भी कुछ चीज़ें देखी थी। तो वही चीज़ों को हम थोड़ा सा एक मरतबा ओवरव्यू करके और फिर LL1 की तरफ जाएंगे। इसके अंदर है बहुत सारी चीज़ें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और फिर बहुत सारी चीज़ों को देख के फिर आगे जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा LL1 पार्सर। ठीक है जी। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन आपको याद होगी, NFA भी याद होगा, DFA भी याद होगा, वो सारी चीज़ें तुम्हें ऑटोमेटा वाली तो कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ें तो याद होंगी। अब उसको हम डिटेल में नहीं देख रहे, फिर उसकी भी एग्जाम्पल करनी पड़ेगी। तो वो अगर नहीं भी याद हो तो एक मतलब खाली एक नज़र मार लेना कि RE क्या होती है, और NFA क्या होती है, और DFA आपके पास क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं जरा। कुछ चीज़ें हमने ऑपरेटर्स वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह, वो हमने पहली क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो अगर किसी को याद ना हो तो पहली क्लास वाला वो लेक्चर जो है थोड़ा सा देख लें। अच्छा, मेरे ख्याल में तो रखें, थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करें। अच्छा जी। सबने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करा दिया? असाइनमेंट सबमिट हो गया सबका? जी नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। तो उसको करा देना सब। बस जितना भी हो गया, ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हो गए हों। तो जितना भी आपके पास आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया, कर लिया है, तो उतना ही असाइनमेंट आप सबमिट करा दो। बोले 3 सवाल हुए हैं, कम से कम 3 सवाल तो हो ही गए होंगे तकरीबन सबके, मुझे उम्मीद है 3 सवाल ही लिख के सबमिट करा देंगे। सर क्विज है ना, असाइनमेंट नहीं। मतलब वो सर सॉरी, कुछ था ना, जो भी, 6 हाँ सवाल, एक ही सर 4 सवाल किए हैं। हाँ बस ठीक है, कम से कम 3 सवाल तो होने चाहिए। सर 3 तो सर हो गए हाँ थे। ठीक है सर, 3 तो आराम से होगा, 10 तो 3 तो सबके हो गए होंगे, तो 3 सवाल तो आपने सबमिट कराए गए।
अच्छा जी, आज का डेट है 29। जनाब मोहम्मद अतर खान साहब, सर मोहम्मद इफ्तिखार, फुरकान, इब्राहिम, मायरा, दानियाल सुल्तान, प्रेजेंट सर। तहरीम, मिर्जा अम्माद बेग, सलमान रजा, प्रेजेंट सर। साद आलम, उमर, हाफिज मोहम्मद उमर। सर वो FIP में। ओके। गुलाब हैदर, SM हुज़ैफा उल हसन, सानुल्लाह, प्रेजेंट सर। सानिया करीम। अच्छा जी, इसके अलावा हाफिज हरीम शाहिद, प्रेजेंट। सुफियान ओवैसी, सर वो FIP में। अच्छा जी, मोहम्मद सलमान, प्रेजेंट। जी राफी सिद्दीकी, प्रेजेंट। अरसलान। प्रेजेंट सर। जल्दी बता दो यार, टाइम कम रह गया। माविया, प्रेजेंट सर। बाकी फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में ट्यूजडे वेडनेसडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। उमर आलम अटेंडेंस है तो बच्चे। प्रेजेंट। अच्छा, इंतसाम भी हैगा, तहावट भी नजर Present. आया, जजलान नजर आया, प्रेजेंट जजलान, सर। युस्मा भी सब थी, प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट अरसलान सर। भी थी, लब्बैक। शारिद भी था, सर प्रेजेंट। अरसद भी थी, सहर भी थी, बिलाल भी नजर आया, उस्मान हसन भी है, सर मेरा नाम फातिमा एहसान, फातिमा नहीं, मारिया शेख भी नजर आई थी, अदनान, प्रेजेंट लगा दी और नजर बेटा सबकी सर। लगा ऑन की दी, भी लगा दी ऑन की भी लगा दी, दुरैया की भी लगा दी, सर मेरी इशारे की लगा दी। बेटा सबकी लगा दी। साहबत। कामरान भी है, हमजा भी है।